अगर तुम ध्यान से देखो तो T इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है सर? वो है Q E नॉट I कैप। हाँ सर। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कितना है? वो भी है। क्यों? सोच। अगर तुम x और y ऐसे ले लो तो v और b, v क्रॉस b अंदर, अगर तुम ऐसे मान लो, इसको z एक्सिस अगर बाहर मान लो तो अंदर अपना माइनस z एक्सिस है ना। हाँ देख, माइनस z एक्सिस की तरफ आया फोर्स। अरे हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स पता है कितना है? ध्यान से देख, क्यू वी नॉट बी माइनस के कैप, टी इक्वल टू 0 पर। अब अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो तुम्हें ना एक बात समझ में आएगी कि सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सोचो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये पार्टिकल क्या y माइनस जेड में सर्कल घूमता? सोचो। हाँ सर। क्या ये पार्टिकल y और माइनस जेड में, y और माइनस जेड में क्या घूमता? सर्कल। अगर कौन नहीं होती? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये y और माइनस जेड में सर्कल घूमता है। हाँ सर, बात तो आपकी सही। मैं इसको थोड़ा 3D में दिखाता हूं। देखो, ऐसे y ले लो, इसको ये ऐसे x है ना, तो z को इधर घुमा लो तो x बाहर आ जाएगा। ये लो, तो ये अपना z, ये अपना x और ये अपना y। तो सोचो, अपना y की तरफ v नॉट है और x की तरफ अपनी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे अपना ऐसे सर्कल घूमता, वो v नॉट ऐसे घुमाता सर्कल। और रेडियस कितना होता सर? रेडियस होता mv नॉट बाई क्यू बी। अच्छा, तुम ध्यान से देखो तो इस पार्टिकल पर ना एक फोर्स ऐसे x की तरफ टक 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 टक, x की तरफ हमेशा एक फोर्स लग रहा है क्यू नॉट, वो इसके एक्सलरेट कर रहा है ऐसे। और तुम सोचो तो वी नॉट इसको सर्कल घुमा रहा है हमेशा और वो उसको खींचता जा रहा है ऐसे। ध्यान देखो तो हेलिकल जैसा कुछ दिख रहा है। अरे हाँ, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर रफ्तार बढ़ाएगा वो रफ्तार बी के पैरेलल आ जाएगी, वो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स को ऐड नहीं करेगी। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा वी नॉट की वजह से आएगा। सोच के देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज क्यू वी नॉट बी। सोचो क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल की बात नहीं हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा जो वेलोसिटी आएगी, जो वेलोसिटी आएगी वह पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी। देयरफॉर नॉट ऐड फोर्स, नॉट, देयरफॉर does not add force, does not add magnetic force। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, अब क्या करें? अब सोचो तो जो वी नॉट है ना वो तो सर्कल घुमाएगा। कौन से प्लेन में? y माइनस जेड। अच्छा, x जो है, x में अगर अपन सोचें x डायरेक्शन में, तो सोचो x में एक्सेलरेशन कितना है? क्यू ई नॉट बाई एम। उधर मैग्नेटिक फोर्स तो आ ही नहीं सकता, मैग्नेटिक फोर्स तो बी के डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता ना, क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, तो क्यू ई नॉट बाई एम। तो सोचो वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? इनिशियल कितनी थी? इनिशियल यूएक्स कितनी थी? 0, तो क्यू नॉट बाई एम इंटू टी। वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? हाफ क्यू नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अरे हाँ सर, पहले पाथ पे इमेजिनेशन करते हैं अपन। देख, वी नॉट तो सर्कल घुमा रहा है, मैं आपसे पूछूं, ये जो वी नॉट सर्कल घुमा रहा है इसका रेडियस चेंज हो रहा है क्या? ये जो वी नॉट सर्कल घुमा रहा है, क्या रेडियस चेंज हो रहा है कि फिक्स्ड है? रिमेन्स फिक्स्ड। सोचो क्यों? क्यों? क्योंकि वी नॉट चेंज नहीं हो रहा। मैं स्पीड टोटल चेंज नहीं हो रही ये नहीं बोल रहा हूं, वी नॉट चेंज नहीं हो रहा,
वो तो सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर ध्यान देखो V0 के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये V0 की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। ये बात तो सर सही लग रही है, ध्यान से सुनना। अब तुम देखो तो सर्कल ऐसा का ऐसा, पर पार्टिकल आगे भी जा रहा है, हेलिकल पाथ की फील ला रहा है, पर ध्यान देना हेलिकल पाथ में ये जो V पैरेलल वाली रफ्तार थी ना, कांस्टेंट थी, अब एक्सीलरेटेड है। तुम ध्यान से देखो तो ये ऐसे चलेगा, तुम ध्यान से देखो तो ये जो पिच है ना, पिच याद है, पिच इज इंक्रीजिंग। अरे हां सर, सोचो टाइम पीरियड अभी कितना है सर्कल का टाइम पीरियड, तो वही है T इक्वल टू 2πm/qb। ओ माय गॉड, पर अब हर टाइम पीरियड में आगे बढ़ने की दूरी अलग अलग होगी, वो बढ़ती जा रही है। और हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है Q0/m से। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है सर, परफेक्ट है सर। तो ये पता है क्या हुआ, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच, सॉरी, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। अरे हां सर, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, कोई दर्द वाली बात नहीं है। सही लग रहा है सर, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। शानदार, जानदार, जबरदस्त। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। ओके, सो हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, ऐसे। अभी एनिमेशन भी दिखाऊंगा, पर पहले बिना एनिमेशन के फील करो। एनिमेशन दिखा के और फील कराऊंगा, पर पहले बिना एनिमेशन के फील करो। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो ना, कोई तुमसे, मैं तो कह रहा हूं इस वाले सवाल में YZ कोऑर्डिनेट पूछ ले तो भी हम बता सकते हैं, ऑल्दो थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे ही तो चलेंगे अपन, ऐसे ओमेगा टी घूमेंगे ना। और हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो y कोऑर्डिनेट पता है क्या होगा, वही mv0 r साइन ओमेगा टी, तो mv0/qb साइन qb0/m इंटू टी। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो z क्या होगा, z होगा r1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और माइनस है तो माइनस की तरफ। अरे हाँ, फील करो इस बात को कि अगर E और B पैरेलल हो और परपेंडिकुलर ऐसे फेंका जाए तो भैया पाथ होगा हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल विद इंक्रीजिंग पिच। समझ आया सर? फिर कह रहा हूं ये सब अच्छे सवालों की कैटेगरी में आते हैं, बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर। पहले उसे उतार लो, फिर मैं आपको थोड़े से एनिमेशन से भी दिखाऊंगा, परेशान मत हो, पर पहले फील तो करो खुद से, खुद का दिमाग चलना चाहिए। एनिमेशन बाद में दिखाऊंगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। पहले इमेजिन करो, अरे इमेजिन करो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। ओके सर, पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, सोच लिया सर, बढ़िया लग रहा है सर। अब देख लो, ओहो ये तो हो गया, वो सब हो गया, ये सब समझ आ गया। ये देखो, ये देखो, दिखाएगा वो तुम्हें ऐसे, ओहो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आया, हाँ हाँ, हेलिकल पाथ, ओहो हो QB0B, ओहो हो, ये देखो अब दिखाएगा, ओहो ये देखो, ये। अरे हाँ, बात तो सर आपकी सही। देखो ध्यान से, वो डायग्राम में तो पिच बढ़ती जा रही है। अरे हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं ना पिच 1 कितनी है, तो पता है पिच 1 कितनी है? ध्यान से देखो तो पिच 1 जो एक टाइम पीरियड में दूरी चली, तो हाफ Q0/m इंटू टी स्क्वायर, बस। अच्छा, ध्यान से देखो तो पिच 2 कितनी है, ध्यान से देखना, टी इज टाइम पीरियड। डायरेक्ट लिख रहा हूं, सोचना कैसे, Q0/m 2t का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सोचो ये जो दूसरी पिच होगी ना,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पिच 2, ये पिच 1 P1। अरे हाँ, क्या इसमें 2t माइनस t का स्क्वायर, ऐसे पिच 3 क्या होगी देखो, हाफ Q0/m 3t का होल स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस तो 3Q0/m 2mt स्क्वायर। ऐसे देखो तो कितना हो गया, 9 - 5 तो 5Q0/m 2m इंटू टी स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो तो P1:P2:P3 का रेशो आया 1:3:5। ये अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? 3D इमेजिनेशन भी कराई, पिच भी समझाई, रेडियस भी समझाया। रेडियस तो वही रहा mv0/qb, पूरी पीएचडी कर डाली हमने। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। बात तो सर आपकी सही है सर, समझ आया सर, बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर पक्का, बिल्कुल पक्का, गारंटीड पक्का। चलो भाई, अच्छी बात है, शानदार, जबरदस्त, मौज आ गई। आगे चल और देखते हैं, कहानी को समझते हैं, दुनिया को जीतते हैं। ओहो हो, वाह वाह। लो भैया देखो, ओहो। अब मान लो कि ई और बी पैरेलल हैं, बट वी और इसमें कुछ थीटा एंगल है। ये तुम खुद सोच सकते हो, वी और बी में कुछ एंगल दे दिया, ये तुम खुद सोच सकते हो, जो मैंने अभी पहले पढ़ाया ना वैसा ही है। अगर वी और बी में कुछ थीटा एंगल है, बोलो, अब तुम खुद बताओगे, तुम कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो भी अपन ने पहले पढ़ा है, बोलो। अरे बोल सकते हो, अगर वी और बी में कुछ एंगल थीटा है। अरे हाँ हाँ, मैं पतला लग रहा हूं क्या? अरे लग रहा हूं, रोज एक्सरसाइज करता हूं आजकल। बीबी और मम्मी पापा तीनों ने मेरी पिटाई लगा रखी है। हाँ, खाने को देते हैं कम, एक्सरसाइज कराते हैं खूब। हाँ चलो भाई, अरे सोच लो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। बताओ, तो अगर इसमें देखो ध्यान से, तो तुम बहुत लॉजिकली सोचो, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना T=0 पे, वो कितना होगा देखो, वो होगा F मैग्नेटिक फोर्स इज QV0 sin थीटा इंटू बी। और फिर से वही देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे अपना x को बाहर ले लो, ओके, ये y ले लो, ओके, ये z ले लो, ओके, तुम्हें बात समझ आएगी बहुत अच्छे से। देखो भाई कि जो अपनी रफ्तार इधर है V0 sin थीटा, वो ही है जो इसे सर्कल घुमाएगी। और अब रेडियस की वैल्यू हो जाएगी mv0 sin थीटा बाई QB, जो कि समय के साथ चेंज नहीं होगा। क्या V0 cos थीटा चेंज होगा? हाँ। क्या V0 cos थीटा क्या इलेक्ट्रिक फोर्स के संपर्क में आ गया है? क्या मैग्नेटिक फोर्स का संपर्क वाली चीज V0 sin थीटा होगी? V0 sin थीटा हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी रफ्तार कभी भी चेंज नहीं होगी। ध्यान से देखो तो V0 sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू QE and QV cross B, therefore its speed remains same but डायरेक्शन चेंजेस। वो डायरेक्शन सर्कल में चलने के लिए। अरे हाँ, बट V cos थीटा चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। V cos थीटा पे मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है। अगर आप किसी भी टाइम टी पे देखो तो जो ऐसे चलेगा ना, टक 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 टक, ये कितना चल जाएगा? तो V0 cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ Q0/m इंटू टी स्क्वायर। रफ्तार क्या हो जाएगी? V0 cos थीटा प्लस Q0/m इंटू टी, V बराबर U प्लस ए टी। किसी भी टाइम टेम पे x का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो भी हमारा आ गया। अरे y z कोऑर्डिनेट भी पूछ ले तब भी हम ओमेगा टी कर सकते हैं, ओमेगा अभी भी QB/m। चलो खुद बताओ पाथ कैसा होगा?
पाथ का रेडियस क्या होगा आपको क्लियर है, पाथ का ओमेगा क्या होगा आपको क्लियर है। मैं तो कह रहा हूं पाथ होगा कैसा, सोच के देखो अगेन, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। बस अब इनिशियल रफ्तार एक्स डायरेक्शन में v नॉट cos थीटा आ गई है, बाकी कहानी पहले जैसी ही है। फिर से देखो तो आपका पाथ वैसा ही होगा, हेलिकल पाथ with increasing pitch। अरे हाँ सर, बात तो आपकी। फिर से पिच 1 पूछ ले कोई, P2 पूछ ले कोई, क्या आप निकाल सकते हो? पिच 1 कितना, v cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। पिच 2 कितना, अब निकाल लेना तुम वो, ठीक है, टाइम पास है। पहले बताओ क्या कहानी समझ आई। अब कहने को बहुत टफ सवाल है, कहने को ये बहुत टफ सवाल है, पर अगर आपका दिमाग चलता है तो आप करने में सक्षम हो। हां सर, बिल्कुल सक्षम हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अरे पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सोच लिया सर, सही से सोचा सर, बढ़िया से सोचा सर, बोलो क्लियर। अरे गारंटीड, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बैलेंस्ड है सर, मजा आ रहा है। पक्का, हाँ सर, बिल्कुल पक्का। तो v cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक। पक्का, देखो अब एनिमेशन दिखाता हूं उसमें क्या है, आ जाओ। कहानी समझ आनी चाहिए, फील आने लगती है अपने आप, लगता है ओहो, ये देखो फिर से वही बात, ओहो ये देखो। हाँ, जो अपन ने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है, बोलो क्लियर। अब मैं उसमें एक और बात बताता हूं, चल सोच, इस वाली कहानी में मैं एक और बात बताता हूं, सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा बात। सोचो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, ठीक है। सोचो मैं पार्टिकल को ऐसे फेंकूं इधर, v चार्ज क्यू मास m, तो तुम अगर सिर्फ v cos थीटा से जज करो ना, तो v cos थीटा पता है क्या करेगा, ध्यान से समझना। v cos थीटा अगर खाली होता तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे पलट के घूम के आता, पर v sin थीटा क्या इसको सर्कल करा रहा है, तो पता है क्या होगा, सोचना। ये पहले ऐसे जाएगा, इसकी पिच घटेगी, फिर वापस बढ़ेगी। अरे हाँ सर, ध्यान सुनना, वापस बनाता हूं, देख। ये पहले ऐसे पीछे जाएगा, इसकी पिच घटेगी, रफ्तार 0 होगी, फिर ये वापस पिच बढ़ता हुआ ऐसे आएगा। अरे हाँ, सही है। पहले, अब खुद सोचना है, पहले पीछे पिच डिक्रीज करेगी, फील करना है, देन पलट कर वापस इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ, ब्रैकेट में लिखो सोचो। मैंने ऐसे पीछे रफ्तार दी थी, तो पहले क्यू नॉट रफ्तार घटाएगी, पलटी मारेगी, फिर वापस लाएगी। अरे हाँ, अभी और टफ हो गया थोड़ा, सोच। अरे बोल भाई, अरे सोचो भाई, सोचो तो ई और बी अगर पैरेलल हो तो कहानी अच्छी बनती है। फिर मैं कह रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शानदार, जानदार, जबरदस्त पढ़ा रहा हूं, बोलो पक्का। अरे सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया सर, बिल्कुल सोच लिया। पहले पीछे पिच डिक्रीज करेगी, देन पलटकर वापस इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ। हो, बात तो सर आपकी सही है, बोलो पक्का। हाँ, वो हम समझ गए। अब देख, एक्चुअली क्या होता है इसमें ना, कभी कभी वर्णन वाले सवाल आते हैं, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, सुनो उसको पहले अच्छे से समझो।
क्या कहना चाह रहा हूं सुन। A charge particle mass m starts moving with an initial velocity v naught at an angle theta with an electromagnetic field as shown. Find the speed as a function of x. पहले समझो, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कंफ्यूज मत होना, वही जो अपन ने पढ़ा वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक सर, मान लो कि हमने पार्टिकल जो भी कर रहे थे चार्ज q मास m ऐसे v नॉट एंगल पे थी नॉट फीका। अच्छा, उसने बोला पहले बताओ प्रैक्टिकली, अभी अभी हमने इसको जज करा है इस वाले पाथ को, हम कुछ कुछ बातें समझते हैं अच्छे से। ये अपना v नॉट कॉस थीटा होता है, ये अपना v नॉट साइन थीटा होता है। कौन होता है जो सर्कल घुमाता है? सर v नॉट साइन थीटा। कौन होता है जो v नॉट कॉस थीटा चेंज होता है, वो चेंज कौन करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। हमसे पूछा गया कि आप मुझे बताइए कि स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पहले बताओ क्या स्पीड चेंज हो रही है? वी नॉट साइन थीटा चेंज नहीं हो रहा, पर वी नॉट कॉस थीटा तो चेंज हो रहा है ना, तो स्पीड चेंजेस। अब आपसे पूछा कि आपको अगर ये ओरिजिन था तो बताओ एक्स के फंक्शन पे जब एक्स दूरी पर अपन होंगे इस जगह से, तब स्पीड क्या होगी? ऐसे सवाल आते हैं, तब स्पीड क्या होगी, ऐसे सवाल आते हैं, तो उनका प्रश्न देने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। ओके सर, ओके सर। आप क्या करें? ध्यान से सुने, कहां से लाएं, ध्यान से देखो। अच्छा, तुम एक बात समझो, अगर मैं बहुत लॉजिकल बात करूं आपको, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर, वर्क एनर्जी थ्योरम WET। अब इस पार्टिकल पर कितने फोर्स हैं? दो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल। अरे मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो होता ही नहीं है, क्यों? अरे हाँ, Fm इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हमेशा होगा ना, तो QV क्रॉस भी होता है। अरे हाँ सर, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन क्या होता है? 0, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। अरे हाँ सर, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 होगा, बिल्कुल सही, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सर ना इधर है सर, QE नॉट। हाँ सर, इधर है सर, इधर है फोर्स सर, QE नॉट। कितना? QE नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, सोचो सर। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो अगर अपन बात करें, अच्छा स्पीड चेंजेस, ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगता और इधर ही रहा है ना, तो अगर एक्स किसी जब भी अपन एक्स दूरी पे होंगे तो सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन कितना होगा? QE नॉट एक्स F डॉट dx Fx, सिंपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही QE नॉट एक्स की डायरेक्शन में। हाँ सर, बिल्कुल एक्स की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी अपने एक्स की डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, तो QE नॉट एक्स प्लस 0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर हाफ m v नॉट स्क्वायर। आंसर आ गया, ध्यान से देखो तो v फाइनल इक्वल टू, ध्यान से देखो, 2QE नॉट x प्लस mv नॉट स्क्वायर बाई m, तो v नॉट स्क्वायर बाई m का रूट। अरे हाँ सर, एक बात याद रखना, ये तरीका याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाओगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क डन आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो QV क्रॉस B है। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अरे पक्का? अरे सोच लो, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। बोलो पक्के से क्लियर है? ये क्लियर है सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो QE नॉट एक्स बाई m प्लस V नॉट स्क्वायर
क्लियर है, एकदम परफेक्टली क्लियर, समझ आ गया एकदम। चलो भाई आगे चलते हैं। तो चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m starts moving with an initial velocity v naught at an angle theta with both electric and magnetic field as shown, find speed as a function of x। हमने सवाल कर लिया, हमें समझ में आया मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन नहीं होता, हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होता है। सोच पीएचडी करा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो जीरो से छोड़ो, यू से छोड़ो, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल आगे एंगल पीछे, वर्क डन। ओ हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो तो क्या होगा, कहानी आपको समझ आती है। ओके, बात समझ में आई। हो गया, ये तो हो गया, कहानी समझ ली हमने। हो लो भैया, ये तो आ गया ना, हमें समझ आ गया, थोड़ी सी फील कर लो। ओके, कर ली सर, चलो। अरे हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, मजेदार है। ठीक सर, ओके। ओहो, अब जो बोल रहा हूं ना, ये प्योर स्टाइल है, इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूं। कभी कभी क्लास में भावुक हो जाता हूं तो करा देता हूं। तुम्हारे में भी अगर मुझे लगेगा बाद में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, देखो तो एक टफ बात होती है ना, इसका प्रूफ लंबा होता है। इसमें वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिपेंड करती है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन पे। अच्छा, तुम अगर सिर्फ फोर्स लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, क्यू ई नॉट आई कैप। अरे हाँ सर, क्यू ई नॉट आई कैप, ओ हो, देखो क्यू ई नॉट आई कैप प्लस क्यू, देखो वेलोसिटी कैसे दे रखी है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अरे हाँ, वेलोसिटी वी एक्स आई के, सोचो वेलोसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, क्यू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस माइनस बी नॉट के कैप। ओ माई गॉड, थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, हल्का सा लिख देता हूँ, परेशान मत हो, थोड़ी सी मैथ्स करके बताता हूँ कैसे कहानी आगे बढ़ती है। भावुक नहीं होना मोंटी, पूरा नहीं बताएंगे, कोई मतलब नहीं है, बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। तो क्यू ई नॉट आई कैप, देखो ध्यान से, अगर तुम देखो तो ये आ गया क्यू वी एक्स माइनस क्यू वी एक्स बी नॉट। अरे हाँ, और ये आया आई क्रॉस के, तुम्हें आता है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट करना, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे जे ऐसे के आता है ना, ऐसे घूमते हैं अपन। तो अगर अपन आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा। अरे हाँ सर, ऐसे ही अपन ध्यान से देखो तो वो आ गया माइनस क्यू वी वाई बी नॉट, और वो आया जे क्रॉस के इज आई कैप। ओ माई गॉड, ध्यान से देखो तो क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी वाई बी नॉट आई कैप, ओ हो प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट जे कैप। ओ माई गॉड, ध्यान से देखो तो ये कौन सा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सही बताऊं तो ये बहुत रियलिस्टिक केस है। क्यों, ध्यान देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। अरे हाँ, पर फिर मैं कह रहा हूं इसमें ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, मैं फालतू ही करा रहा हूं। ध्यान से देख, ये एफएक्स फोर्स है, यानी कि जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आया ना, देख मैं बोल रहा था ना, वो क्या आया, क्यू ई नॉट माइनस क्यू वी वाई बी नॉट बाई एम। ऐसे ही देखो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, क्यू वी एक्स बाई बी नॉट बाई एम। अरे हाँ, देख Ax acceleration in x depends on velocity in y, acceleration in y depends on velocity in x। इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, ये टिपिकल सिस्टम की इक्वेशंस बनती हैं डबल डिफरेंशियल वाली। अच्छा, ओ हो, फिर उनसे सिस्टम की इक्वेशन आती है, ये आता है वो आता है, नहीं भावुक होऊंगा, नहीं सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं। हिंट दूं नहीं, ध्यान से देख, अगर तुम इसको देखो ना तो ये ए वाई क्या है, ये ए वाई है डी वी वाई बाई डी टी। अरे हाँ बिल्कुल सही। ऐसे ये क्या है, डी वी एक्स बाई डी टी, बिल्कुल सही, परफेक्टली सही। तुम ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, डी, इसको डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई एम इंटू डी वी वाई बाई डी टी।
अरे हाँ सर, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया ऊपर वाले रिलेशन को तो ये आया ना, और dy बाई डी टी की वैल्यू उठा के यहां रख दो तो देखो क्या ही, देखो डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इधर रखोगे तो देखो माइनस क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू वी एक्स। देखो अब वी एक्स और वी एक्स एक ही फंक्शन आ गया, पर ये डबल डिफरेंशियल है। हो तो पता है क्या करते हैं, ये तुम्हें पता है किसकी याद दिलाएगा, ध्यान से देखो, ये पता है किसकी याद दिला रहा है, ध्यान से देखना। ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी तूने, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, याद है? ऐसा कहां पढ़ा था? एसएचएम में। तुम ध्यान से देखो, वैसी याद दिला रहा है तुमको, डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी नॉट बाई एम का होल स्क्वायर वी एक्स इक्वल टू 0। देखो उसकी याद दिला रहा है। तो पता है वी एक्स ऐसा आता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओ हो बाबू को रहा हूं फिर, नहीं बस बहुत है। देख वी एक्स आ गया, वी एक्स आ जाएगा तो ए एक्स आ जाएगा, और ए एक्स आ जाएगा, अच्छा वी एक्स आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा, और वी एक्स आ जाएगा तो सोच यहां रख दोगे टाइम के फंक्शन में तो ए वाई आ जाएगा ऊपर, और ए वाई आ जाएगा टाइम का फंक्शन तो वी वाई आ जाएगा टाइम का फंक्शन, और वी वाई आ जाएगा टाइम का फंक्शन तो एक्स आ जाएगा टाइम का फंक्शन, सॉरी वाई आ जाएगा टाइम का फंक्शन। ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं। लंबा प्रोसीजर है, 1.5 पेज का, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बता दिया तुमको। तुम्हें थोड़ा सा ये याद होना चाहिए कि जब ये कहानी, तो ये ऐसे ही थोड़ा सा उतार लो बस ये। अरे कहां गया? इसमें करने क्या, ध्यान सुन, प्रोसीजर बता रहा हूं, रटना नहीं है, सुन। वी एक्स से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, परफेक्ट। इस वी एक्स को उठा के यहां रख देंगे तो सोचो ए वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा, उससे वी वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा, उससे y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा। क्या x और y कोऑर्डिनेट दोनों आ जाएंगे? उन्हें सॉल्व करके क्या आता है वो बता देता हूं, उन्हें सॉल्व करके क्या आता है वो बता देता हूं, फिर कहना मैं थोड़ा ज्यादा ही बता दिया, जरूरत नहीं है उसकी। तुम्हें तो याद रखना कि अगर ऐसा हो तो पाथ किस प्रकार का होता है। इधर टिपिकल केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, परपेंडिकुलर। अरे कैसे हो, परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो सर आपकी क्लियर है, बढ़िया है सर, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, पक्का? हाँ सर, बढ़िया सर, शानदार सर, ठीक। तो अब सुन, इतना उतार ले, वो एक्स और वाई क्या होते हैं वो लिखा देता हूं, और ये बताता हूं पाथ कैसा होता है। रियलिटी में इस वाले केस का पाथ होता है साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड पाथ याद है? अरे हाँ, साइक्लॉइड पाथ कहां आया था, कुछ याद आ रहा है? याद करो, रोटेशन याद है? रोटेशन में जब रिवाइज करा रहा हूं, रोटेशन में जब प्योर रोलिंग होती है तो जो कोई भी पार्टिकल होता है, ध्यान से देखो, वो यहां 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 ऐसा पाथ नाचता है ना, उसकी भी ऐसी इक्वेशन आती है, ये पाथ साइक्लॉइड। याद है? वही बात इसका भी होता है। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो तो पाथ साइक्लॉइड होता है। जिसको मैथ्स का बहुत इंटरेस्ट हो भैया ये सॉल्व कर लेना, ऐसे ज्यादा ही बताया मैंने, कोई मतलब नहीं है। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, इसे थोड़ा सा उतार लो। ये जो पार्टिकल आएगा इसका पाथ, जो इक्वेशंस आएंगी वो स्टैंडर्ड नहीं होती, वो साइक्लॉइड पाथ की इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, दिमाग में सेट रखना है कि भैया कौन सा पाथ, साइक्लॉइड पाथ। कौन सा पाथ, साइक्लॉइड पाथ, दिमाग में सेट रखना है। एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं मास्टर, प्योर स्टाइल, पर ये कभी आ जाए तो हमें आना चाहिए। अच्छा कि भाई हमने लॉरेंट फोर्स पे पीएचडी कर ली। अच्छा, बोलो क्लियर? उतार लिया यहां तक? अब वो थोड़ा सा दिखा देता हूं किस तरीके से चलता है, देखो। अरे हाँ, आ जाओ भाई। ये आती है वो एक्स और वाई की इक्वेशन, डायरेक्ट दिमाग में थोड़ा सा सेट रख लो तो समझ में आएगा। तुम ध्यान से देखो इसमें, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि देखो एक्स जो है ना, ध्यान से देखो एक्स क्या है, एक्स देखो, एक्स मैक्स की वैल्यू तब होगी जब कॉस ओमेगा टी -1 हो जाए, तो वो होगी 2m E0 Q B0 स्क्वायर। और एक्स मिनिमम कितना है,
0, हाँ, और y देखो तो इंक्रीजिंग, क्यों, ये रहा t, साइन ओमेगा टी तो प्लस माइनस 1 के बीच में नाचता रहेगा, पर टी तो बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ, तो पता है बात ऐसा आता है, चलो मैं एनिमेशन से दिखाता हूं, देखो ये, ओ हो, और इस बात को क्या कहते हैं, साइक्लॉइड। देखो x तो मैक्सिमम जा रहा है, फिर 0 हो गया, फिर मैक्सिमम जा रहा है, 0 हो रहा है, पर ऊपर जाता जा रहा है, और ऐसे बात को क्या कहते हैं, साइक्लॉइड। क्या कहते हैं, साइक्लॉइड। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना है, जो पहले बताया उसको पूरा बीच में सॉल्व नहीं करना है, और बहुत इच्छा है सॉल्व करने की तो कर लो, मैंने प्रोसीजर बताया है। ये थोड़ा सा अगर अपने दिमाग में याद रह जाए, ऑल्दो बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम ये याद रखना, साइक्लॉइड पाथ कभी कभी ना ये काम में आ जाता है, हालांकि ये भी टफ ही है। ओके, जो मैक्सिमम पाथ आता है वो कितना होता है, 2m E0/QB0 स्क्वायर। ओके सर, बात समझ आई सर, क्लियर है सर, सोचो भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, पक्की बात, हाँ सर, ओके, गॉट योर पॉइंट, क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। चलो भाई, तो याद रख लो। तो E और B अगर परपेंडिकुलर हो तो ऐसी कहानी देख, अपन E और B परपेंडिकुलर की कहानी सुन ली, अपन E और B पैरेलल की सुन ली, उसकी भी PhD कर ली, इसमें भी अपन ने काफी सारी बातें सुन ली। हाँ सर, हाँ सर, अब देख आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, लो भैया, एक ना सवाल पूछता हूं, ये क्या, कि इन सवाल है क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल कुछ नहीं बोला, a particle charge q mass m is moving with constant velocity, कितनी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, which of the following is true, एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है पर कांस्टेंट है, और बोला गया कि उसके अंदर एक चार्ज q कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका क्या मतलब है, और ऑप्शन दिए गए आपको ये A B C D, बोलो, सवाल ध्यान से सुनना, एक किसी भी जगह पर E और B दोनों है और दोनों कांस्टेंट है, किस डायरेक्शन में क्या, कुछ नहीं बोला, और बोला कि उसके अंदर एक चार्ज पार्ट, उस ऐसी जगह पे एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कितने से चल रहा है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा, कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, सवाल समझ आया, हिंट, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस, हिंट दे रहा हूं, F net इक्वल टू 0। अरे हां, कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, हां सर, तो भैया भाई और बहनों, मींस F net इक्वल टू 0। बात तो सर अपने को समझ आई, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, सुंदर लगी, जानदार, जोरदार, जबरदस्त। अच्छा अब क्या करूं, देखो भाई, अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, शानदार, सही, अच्छी बात है, ध्यान सुनना, तुम अपना टिक लगा लो, पहले अपना टिक लगा लो, अरे पहले अपना टिक लगा लो। अच्छा सर, लगा रहे हैं, तो F net इक्वल टू 0, ध्यान से समझो, F net 0 मतलब QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B, कैसी भी हो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, Q ने Q को मार दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अरे हाँ सर, ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए, सोचो, अगर C वेक्टर बराबर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो, C वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, C वेक्टर परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, दोनों करेक्ट है, A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर कोई जरूरी नहीं है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे A और ऐसे B हो, अरे हाँ, तो इनमें तो एंगल थीटा हो सकता है ना, पर जो C वेक्टर आएगा वो A के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा, ये बात तय है। हाँ सर, तो सोचो इससे क्या इंटरप्रिटेशन हुआ कि E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर मस्ट, अरे हाँ, E वेक्टर
परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर मस्ट, अरे हाँ, ई वेक्टर सॉरी वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर मे बी, तो बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, करेक्ट? ओके, बात सही है सर। ओ हो, वी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, सही है सर, पर ये गलत है, ये भी गलत है। बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। तो भाई ए और बी आंसर हो गए। क्या सवाल क्लियर हुआ? एकदम। दिखने में टफ लगता है पर है उसमें कुछ नहीं। खैर, तो अपन ई परपेंडिकुलर टू बी और ई और बी की जो थोड़े थोड़े यूजेस है ना, उसको अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ सर, अपन उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपन ने ये बात समझ ली। ठीक सर, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा, शानदार सर, जबरदस्त सर। ओके, और देखो आगे भाई, देखो भाई, ये तो हो गया हमारा, ये हमें समझ आ गया। एक और चीज, वेलोसिटी सिलेक्टर, ये कोई आपका कोर्स का पार्ट नहीं, पर ऐसी चीजें ना आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम में आती है, इन पे सवाल आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे, हम ध्यान से देखो तो इस वाले सेटअप में देखो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे नजर आ रही है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? सेटअप ऐसा है। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो अगर ये अपन कैपेसिटर प्लेट्स लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, और मैग्नेट सोच आप है, समझो प्लेट्स ऐसे लगा दो, कैपेसिटर प्लेट्स, और हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई। हाँ सर, और सोचो मैग्नेट ऐसे लगा दो इधर और इधर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई? अरे हाँ, तो जनरेट हो गया, बिल्कुल सिंपल सेटअप। अब इससे हुआ क्या, मान लो कि आपके पास कहीं इलेक्ट्रॉन गन से बहुत सारे चार्जेस आ रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यार इलेक्ट्रॉन गन अपन जनरेट कर दी, एक छेद से बाहर आ रही थी। अरे हाँ सर, अब हम चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन गन से, मान लीजिए तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना है जिसपे आप ये चाहते हो कि यार है ना, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो तो हमें समझ में आ गया, याद है कि भूल गए? अब तुम चाहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल पे बम्बार्ड करें जिससे हमारी रिएक्शन होगी, तो हम चाहते हैं कि फिक्स्ड वैल्यू की वेलोसिटी ही उस पर गिरनी चाहिए। मान लो हमारे एक्सपेरिमेंट का ये एक हिस्सा है कि जब आप QV से जब पोटेंशियल से एक्सलेट करते हो तो सारे पार्टिकल्स की रफ्तार थर्मोडायनेमिक एमिशन से निकलने के बाद सेम हो, ये जरूरी नहीं है। पर मान लो कि हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जिसमें सेम रफ्तार के पार्टिकल ही गिरने चाहिए। अब क्या करें? उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अपन ये करेंगे। वेलोसिटी सिलेक्टर किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है? टू गेट फिक्स्ड वैल्यू वेलोसिटी या स्पीड पार्टिकल्स। ओके सर, बात समझ में आई सर? टू गेट फिक्स्ड वैल्यू स्पीड पार्टिकल्स। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ो रे भाई, बाहर रे भाई, ये क्यू, ये एफ एम, ये एफ ई, ये वी। ओके, अब देख हुआ क्या, जब एक चार्ज क्यू वी रफ्तार से आया तो उस पर एक तो नीचे फोर्स लगा एफ ई। हाँ सर, बिल्कुल लगा, ध्यान से देखो तो एफ ई कितना है? क्यू वी। अच्छा, सोचो बी किधर है? अंदर, तो बताओ वी क्रॉस बी किधर लगा? ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर, ये कितना? क्यू वी बी, क्योंकि वी और बी में एंगल 90 है। अब सोचो कि अगर सोच के देखो, अगर QE इक्वल टू QVB हो जाए तो क्या ये पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन? कब? जब ये होगा, यानी कि V इक्वल टू E बाई बी। ओ माई गॉड, यानी कि अगर आपने E की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, B की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, तो इस छेद से बाहर आने वाले पार्टिकल्स की रफ्तार भी आपने फिक्स कर दी है। अरे हाँ सर, तो इस छेद से जो पार्टिकल्स बाहर आएंगे, क्या उन सबकी रफ्तार E बाई बी होगी? अरे हाँ सर, अरे कितनी होगी? B बराबर E बाई बी। अरे हाँ सर, कितनी होगी? B बराबर E बाई बी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब, सुंदर सर, बढ़िया सर, शानदार सर। तो V बराबर E बाई बी, परफेक्टली मैच्ड अप। ओके, V बराबर E बाई बी, इसी रफ्तार की। सोचो अगर कोई पार्टिकल की रफ्तार इससे ज्यादा हुई, किससे? V से, E बाई बी से ज्यादा हुई, तो सोचो अगर V बड़ा हुआ, V बाई, मान लो V डैश इज ग्रेटर देन E बाई बी, तो सोचो अगर इससे रफ्तार ज्यादा हुई तो क्या QVB फोर्स बढ़ जाएगा? तो ये पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा। ये पार्टिकल कौन होंगे? जिनकी रफ्तार E बाई बी से ज्यादा होगी, और जिनकी रफ्तार E बाई बी से कम होगी वो नीचे आ जाएगा।
एग्जैक्टली उस छेद से बाहर सिर्फ वो ही आएगा जिसकी रफ्तार E बाई बी होगी। सोचो E बाई बी के रेशो को फिक्स कर कर, क्या ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं जिनकी रफ्तार अलग अलग है, अलग अलग है, क्या हम उनमें से उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? और वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे जो रफ्तार हमें चाहिए। इसीलिए नाम दिया गया वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या नाम दिया गया? वेलोसिटी सेलेक्टर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, समझ आ रहा है सर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर देखो, ये E बाई बी के रेशो को अपन ने यूज करके वेलोसिटी सिलेक्ट कर ली। भैया यही रफ्तार के पार्टिकल सीधे आएंगे उस छेद से। अब उस छेद के आगे जो भी आपका टारगेट मटेरियल है उसको रख दो, जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो कर लो, वो एक अलग बात। बट क्या वेलोसिटी सिलेक्टर मींस इफ देयर आर चार्ज पार्टिकल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज वी कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेलोसिटी out of it? Yes or no? By doing this experiment, by applying electric field and magnetic field perpendicular, the particles which will go in a straight line, it means they are experiencing net force 0, that is QE बराबर QVB, it means V बराबर E by B। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया है? क्या वेलोसिटी सिलेक्टर किस समस्या का समाधान करता है वो समझ में आया है, और कैसे करता है ये भी समझ आया है। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो क्लियर। अरे पक्का। हाँ सर। क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। सॉर्टेड, क्लियर, डन। समझ आया सर वेलोसिटी सिलेक्टर, अच्छी बात सर, समझ आया। तो हो ये तो हमारा आंसर आ गया। हो बात अपन ने ऐसी लिख ली, कुछ उल्टा करा क्या मैंने? नहीं, सही तो करा। अगर V ज्यादा होगा तो F मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा ना, तो QVB, तो V ज्यादा हुआ E बाई बी से। हाँ ठीक है। हाँ चलो भाई, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है भाई, ये हमें समझ आ गया। और देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर वर्सेस मूविंग चार्ज। एक्चुअली एक अच्छी चीज बताने ना, ध्यान सुनना। पता है जो अब आने वाला है ना, सही बताऊं तो आप याद करो, आपने बायर्ट सेवर्ट लॉ पढ़ा था। पहले बताता हूं करने क्या वाले हैं, फील कहां से आई इस बात की बताता हूं। बायर्ट सेवर्ट लॉ पढ़ा था। हाँ सर। क्या करंट कैरिंग वायर अपने आर वेक्टर की दूरी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? हाँ सर। ये कहानी धीरे धीरे लगता है रिलेट होगी, धीरे धीरे समझ आ जाएगी भी आपको। फिर कह रहा हूं जो आने वाले लेक्चर में आ रहा है वो जैसे मुझे याद है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक सर, बिल्कुल याद होगा सर, अच्छी बात है सर, सुनो ध्यान से। अब क्या करें, सुने। मान लो कि आपको पता है बायर्ट सेवर्ट लॉ। एक करंट कैरिंग वायर में करंट जा रहा है, हम जानते हैं उस करंट कैरिंग वायर की वजह से आर वेक्टर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई dl क्रॉस r बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? ओके, गॉट योर पॉइंट, ठीक भाई। ये लो भाई, तो करंट कैरिंग वायर आई डीएल की वजह से ओ हो आर वेक्टर पर जो अपना बायर्ट सेवर्ट लॉ था वो था ये रहा। ठीक है भाई, अच्छी बात। अब समझो, अगर तुम लॉजिकली समझो तो इस करंट कैरिंग वायर में दौड़ कौन रहे थे? चार्ज। और हाँ, हमने बायर्ट सेवर्ट लॉ से ये इन्फ्रेंस निकाला कि भाई करंट जो करंट होता है वो जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती। और बहुत ध्यान से सोचो, करंट के अंदर दौड़ कौन रहा है? करंट किसके दौड़ने से आता है सर? चार्ज। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये स्टेटमेंट सही है। और डीप में जाओ, क्या मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, यानी कि क्या मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? हाँ। उसका डीप में चलते हैं थोड़ा। क्या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? हाँ सर। करंट कैरिंग वायर में दौड़ता कौन है सर? करंट कैरिंग वायर में दौड़ता है कौन? करंट कैरिंग वायर में सर दौड़ता है कौन? करंट कैरिंग वायर में दौड़ता है चार्ज। मतलब क्या दौड़ते हुए चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, ये बात बोलना बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या दौड़ता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? हाँ सर। तब वही अपन निकालने वाले हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि मूविंग चार्ज जो है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सुने ध्यान से, जैसे मान लो यहां बनाता हूं, एक चार्ज क्यू ऐसे वी से दौड़ रहा है। सुनना अच्छे से ध्यान से, ठीक भाई। मेरे से पूछा जाए कि यहां से आर वेक्टर की दूरी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी इस मूविंग चार्ज की वजह से। इसे थोड़ा इससे कंपेयर करो जो आपने पढ़ा है, कंपेयर करेंगे, ध्यान से सुनना। आप ऐसे समझो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये dt टाइम में कितना दौड़ लेगा?
ये दूरी कितनी दौड़ लेगा dt टाइम में? सर v dt। अरे हाँ, तुम्हें नहीं लगता है v dt इज बेसिकली dl वेक्टर? अरे हाँ सर, करंट को ही तो रिप्लेसमेंट करेगा वो। क्या तुम्हें नहीं लगता है v dt इज बेसिकली, ये v dt इज बेसिकली dl वेक्टर? यस और नो? हाँ सर। तो देखो dl को रिप्लेस करेंगे v dt से। किससे रिप्लेस करेंगे? v dt से। अच्छा सोचो, इस छोटे से टाइम dt में करंट कितना हुआ? बेसिकली करंट हुआ dq बाई dt, सॉरी q बाई dt। इस दूरी से क्या q चार्ज पास कर गया dt टाइम में? क्या इस दूरी में q चार्ज पास कर गया dt टाइम में? अरे हाँ, मान लो अपन यहां से लेकर यहां तक सर के ऊपर, कितना सर के dt टाइम में? v dt, तो dl बन गया। हाँ सर। और कितना करंट बहा इधर? चार्ज अपॉन टाइम, q चार्ज पास कर गया dt टाइम में। ओ हो। अब इस इफेक्टिव आई और इस dl को इस फॉर्मूले में रखो, तो देख db क्या आया? ओ हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई की जगह q बाई डी टी, dl की जगह v वेक्टर dt क्रॉस r वेक्टर बाई मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। dt ने dt को मार दिया, फॉर्मूला आया म्यू नॉट बाई 4 पाई q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। Magnetic field due to a moving charge at r vector, formula is mu naught by 4 pi q v cross r by mod of r vector का क्यूब। नहीं आया, mu naught by 4 pi q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर by mod of r वेक्टर क्यूब। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बोलो, अरे बोलो, अरे सोच लो। तो mu naught by 4 pi q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ये बात क्लियर है सर। तो म्यू नॉट बाय 4 बाई क्यू वी वेक्टर, सही बताऊं तो कई किताबों में आप अच्छे में देखोगे ना, तो इसमें उल्टा एक्सप्लेन करते हैं। पहले वो मूविंग चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताते हैं, ये लॉ बताते हैं, फिर उससे बायट-सैवर्ट लॉ निकलवाते हैं। अपन ने उल्टा करा, जैसे पढ़ने में आसान रहेगा वैसे अपन ने करा, पर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर ही नहीं, मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। क्यों यहां पे मैंने पढ़ाया, या आपको भी धीरे धीरे समझ में आना लगेगा, पर जैसे मैंने बोला आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कि क्यू चार्ज इतनी रफ्तार से जा रहा है, बताओ 60 डिग्री के एंगल पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है, मस्त रहना है। V क्रॉस आर, फिर से वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर का हेड कहां पर? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। V वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है, बिल्कुल सिंपल सी बात, बाकी सब क्रिस्टल क्लियर है। आप V क्रॉस आर से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, बात क्लियर। क्या कंपैरिजन समझ आया है? बोलो भाई। हाँ सर, समझ आया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, पक्की बात सर, वाह वाह सर, क्लियर है सर, आगे बढ़ो सर। ओके, हाँ हो गया, तुम समझ गए, सब हो गया। हो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q मूविंग द वेलोसिटी V, R वेक्टर 60 डिग्री V कर दो भाई, गलत मत करना यार, शर्म आ गई कराते हुए। डायरेक्शन बताओ, पहले बताओ DB की डायरेक्शन किधर होगी? DB की डायरेक्शन किधर होगी? किधर होगी DB की डायरेक्शन? V क्रॉस R, अंदर होगी, और कितनी होगी? B होगा अंदर, और B का मैग्नीट्यूड होगा क्या? B का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई R क्यूब VR साइन 60। छिक छिक, तो म्यू नॉट V, नहीं Q तो आएगा ना, Q भूल गए थे, तो म्यू नॉट QV साइन 60 इज √3 बाई 2 पाई R स्क्वायर अंदर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, म्यू नॉट QV √3 2 पाई R स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, तो म्यू नॉट QV बाई 2 पाई R स्क्वायर √3, क्रिस्टल क्लियर है सर, सब समझ आ रहा है सर। आंसर आ गया। इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाना है, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, उसमें ऐसी कौन सी दिमाग लगाने वाली बात है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, बढ़िया लग रहा है सर, आ जाओ सर, पक्की बात? हाँ भाई आ जाओ। अब क्या करें, देखो भाई,
8 पाई, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? हाँ 8 आएगा ना, 4 इंटू 2 8, बिल्कुल सही, ठीक है। बोलो क्लियर? हाँ सर। आ जाओ। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू अनदर मूविंग चार्ज, ये समझने का प्रयास करो जो मैं आपको कह रहा हूं। हमने बोला एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो सोचो एक मूविंग चार्ज क्या दूसरे मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा? हाँ, क्योंकि दूसरा भी अगर मूविंग चार्ज है तो वो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है और उस पर फॉर्मूला लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। अब सोचो, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो अपने को एक बात समझ में आएगी, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो है Q1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 म्यू नॉट Q1 V1 क्रॉस R अपॉन 4 पाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। यस और नो? क्या दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to Q1 at the place where Q2 is present right now? Then what is the force on 2 due to 1? Magnetic. तो वो लिखा जाएगा Q2 V2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर, that is म्यू नॉट Q1 V1 क्रॉस R अपॉन 4 पाई मॉड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले से डरना मत, ये रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर एक बात लॉजिकली समझो कि क्या एक मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है? हाँ, पहले मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से दूसरे मैग्नेटिक चार्ज पर फोर्स को देखिए, पहले मैग्नेटिक चार्ज की वजह से दूसरे मैग्नेटिक चार्ज पर फोर्स को देखिए। और हाँ, तो पहले चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली उस जगह पर, फिर फॉर्मूला लगा दिया क्यू वी क्रॉस बी। हमें एक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, हाँ सर पता है, और दूसरे वाले पर क्या फोर्स का फॉर्मूला पता है? क्यू वी क्रॉस बी, हाँ सर पता है। तो लगा दो, आंसर आ गया। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल गारंटीड। अच्छा लग रहा है सर, क्लैरिटी आ गई। तो ध्यान में रखना है ऐसे, ध्यान रटना नहीं है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ओके सर, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? यस सर, बात समझ आई? बोलो पक्का? अब ना मैं तुम्हें एक ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, उसके पीछे पर्पस है, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जब एक मूविंग चार्ज, दो चार्जेस के बारे में अभी तक जो हमने इंटरेक्शन पढ़ा था ना, ध्यान से देखो, दो मूविंग चार्जेस के बारे में जो हमने अभी तक इंटरेक्शन पढ़ा था, क्यू क्यू सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पढ़ा था सर हमने तो। अब सोचो कि अगर ये दोनों चार्जेस दौड़ने लग जाएं, सोचो कुछ भी है रफ्तार से, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा? नहीं। क्या मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा? क्या लगने लगेगा? हाँ, यानी कि जब चार्जेस मूव करें तो उनमें आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है और मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन मैं आपको कराना चाहता हूं, ताकि आप समझ पाओ कि क्यों हम कब क्या पढ़ते हैं। अभी आंसर आएगा उस बात का, अच्छे बच्चे का सवाल आता है, उसका आंसर यहां पे दे रहा हूं। पहले तो जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल चमका सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये हमें अच्छी भी लग रही है, बहुत बढ़िया, ठीक भाई, ये हमें समझ आ गया। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्सेस वर्सेस मैग्नेटिक फोर्सेस, ध्यान से देखो जो मैं आपको कह रहा हूं। मान लो 90 डिग्री क्यू क्यू दो चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना। अब अपन पहली बात को सॉल्व करते हैं। दो क्यू चार्जेस हैं, क्या उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? पहली बात है, अभी उस पर चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, तो आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर इनके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई R²। ये तो क्लियर है एकदम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
हम पहले मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा करते हैं, पहले अपन कुछ कुछ बातें आपको समझाते हैं। अगर मैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, ई लिखा हुआ है, मतलब इसको लिख लेते हैं 1/4πε0 Q²/r², ये तो शॉर्टेड है। अब मैं पूछूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन मैग्नेटिक, अरे हाँ, अब सुन, वन की वजह से टू वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है पहले बताओ। देखो V1 क्रॉस R करो, अंदर आएगा। हाँ सर, क्या आएगा? अंदर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। इस V1 V2 के मैग्नीट्यूड को तुम VV मान लो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। बेसिक करते हैं पहले, ठीक, VV मैग्नीट्यूड मान लो। हाँ सर, ठीक सर। अब सोचो जो वन वाला है उसकी वजह से फॉर्मूला लगेगा B के लिए, देखो क्या लगेगा, वो लगेगा μ0/4π Q V क्रॉस B, V क्रॉस R, V और R में एंगल 90, तो VR/r³। इसने इसको मार दिया, मैग्नेटिक फील्ड आई μ0QV/4πr²। हाँ सर, μ0QV/4πr²। सबने बोला ठीक। मैंने, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। अच्छा, तो सोचो, अगर 2 को सोचो, 2 के वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अरे हाँ, तो 2 की वजह से 1 की वजह से 2 पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो 2 पर फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किधर लगेगा? QV क्रॉस B, V क्रॉस B इधर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और फोर्स ऑन 2 ड्यू, अच्छा QV क्रॉस B, फिर से एंगल 90, तो QV और B कितना? μ0QV/4πr², यानी कि μ0Q²V²/4πr²। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ये आया अपना कौन सा फोर्स? सेम, मतलब एक सिंपल सा सवाल लिया है मैंने, दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, एंगल थोड़ा 90 लिए ताकि मैं आपको बात समझा पाऊं। ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे हाँ सर, मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं, क्यों ना हम 2 पे लगने वाले रेशो की बात करें, रेशो ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालते हैं। क्या रेशो निकालकर कंपैरिजन होगा कि यार कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा कम है, देखते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ध्यान से देखो, μ0Q²V²/4πr², Q²R²4πε0। 4π ने 4π को मार दिया, R² ने R² को मार दिया, Q² ने Q² को मार दिया, μ0E0V²। ओ माय गॉड, याद करो C होता है 1/√μ0E0। अरे हाँ सर, तो μ0E0 क्या होगा? 1/c²। तो यह आया V²/c², दैट इज V/c का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, V/c का होल स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो जनरली V इज लेस देन C। अरे स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है पार्टिकल की रफ्तार। अरे हाँ, देयरफॉर रेशो इज वेरी स्मॉल। अरे हाँ, दिस implies what? Magnetic force F magnetic is less than F electrostatics. Oh my God, पता है जब बच्चा रिवीजन करता है ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो वाले सवाल पढ़ता है। कौन से? याद कराता हूं तुम्हें। वो याद है चार्जेस, मिनिमम दूरी, चार्जेस को एक चार्ज फिक्स कर दो, एक चार्ज को फेंको तो मिनिमम दूरी क्या होगी, फिर याद करो दोनों को चलाओ तो रफ्तार सेम होगी तब मिनिमम दूरी होगी, एंगुलर मोमेंटम, 3 सवाल ऐसे कराए थे। बच्चा मेरे पास आता है कि सर आप, तब तक तो उसने मैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं था, अब उसने पढ़ लिया। अब वो मेरे पास आता है, बोलता है कि सर आपने वो 2 चार्जेस मूव कर रहे थे दोनों, सर उनमें मैग्नेटिक फोर्स तो कंसिडर करा ही नहीं। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करा? क्योंकि ऐसे मूविंग चार्जेस के सवाल में मैग्नेटिक फोर्स होता जरूर है,
पर उसकी हैसियत बहुत कम होती है। इसलिए टू मूविंग चार्जेस के क्वेश्चंस में हम सिर्फ कौन से फोर्स को डोमिनेट कराते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, पर उसकी हैसियत इतनी कम होती है कि उसे नहीं भी पढ़ा जाए तो काम चल जाता है। ओ माई गॉड, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस we do not consider magnetic force in questions of two moving charges. Consider only electrostatic force. लॉजिक ये रहा। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। इसके बाद ये कहानी लिखनी है क्या कि इन टू मूविंग चार्जेस क्वेश्चंस we only consider electrostatic force although there is a presence of magnetic force, but the magnitude of magnetic force is very small as compared to electrostatic force. That is why we only consider electrostatic force. अरे हाँ सर, कहानी समझ भी आई, अच्छी भी लगी। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, समझ भी आई और अच्छी भी लगी। देखो, चलो भाई और देख, ध्यान से सुन, अच्छे से सुन, ध्यान से सोचो तुम। अगर जैसे इस वाले सवाल में अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो 2 की वजह से 1 वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखो बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2। वापस वही मैग्नीट्यूड आएगा। ध्यान से देखो, म्यू नॉट क्यू वी बाई 4πr²। अच्छा सोचो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर ही आएगा देखो, और इतना ही आएगा देखो, म्यू नॉट क्यू² v² बाई 4πr²। देखो V और B में फिर से वही एंगल है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, तुम ध्यान देखो तो क्या ये F12 F21 क्या अपोजिट डायरेक्शन आ रही है? यानी कि क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है? अरे कैसा पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या मैग्नेटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर? ऐसा जरूरी नहीं है। उस कंक्लूजन पे इसमें आ रहा है। उस कंक्लूजन पे जंप करने से पहले एक इलस्ट्रेशन और दिखा देता हूं। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो ऐसा जरूरी नहीं होता। सर इसमें तो दिख रहा है, ये पर्टिकुलर सवाल में दिख रहा है। अभी एक सवाल होगा जिसमें नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है, खैर वो बात याद रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये कहानी समझ आई? हाँ सर। क्या एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना हो मूविंग, क्या मैग्नेटिक निकाल सकते हैं? और कंपैरिजन करके बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करता है, इसलिए 2 मूविंग चार्जेस के उसमें अपन सिर्फ उसी फोर्स को कंसीडर करते हैं। हाँ सर, ये कहानी बिल्कुल याद रखनी है भाई साहब। ओ हो, ये तो आंसर आ गया। ओ हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा मैग्नेटिक से हम समझ गए सर। बहुत अच्छा सर, शानदार सर। देखो एक इलस्ट्रेशन में आपको बताता हूं। ऐसे समझो, ये V1 का मैग्नीट्यूड V है, ये V2 का मैग्नीट्यूड भी V है। अब सुनना, 1 की वजह से 2 वाली जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। ध्यान से देखो तो म्यू नॉट क्यू V और R के बीच में एंगल 90, तो V बाई 4πr²। मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर। अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल सही। अब देखो 2 की रफ्तार इधर है, V, B है अंदर, तो V क्रॉस B, यानी कि क्या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या इधर आया? म्यू नॉट Q² V² बाई 4πr²। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब सुनो, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2? 0। अरे V और R में एंगल 0 हो गया। अरे हाँ सर, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मैग्नेटिक, ये भी 0 मैग्नेटिक। अब तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हुआ। ये सवाल इसीलिए लिया था, ये बताने के लिए कि मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो यह जरूरी नहीं है। मसलन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मैग्नेटिक, ये बराबर हो ये जरूरी नहीं है। यह
जरूरी नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये बात याद रखेंगे अपन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स में अगर दो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करता है। मैग्नेटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो जरूरी नहीं है। पिछले साल में दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा। तो ये याद रखना कि अभी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछा है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पूछा है, याद रखना है। ऐसा नहीं हो कि इसका करके उल्टा कर दूंगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, या नहीं होगा? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मौज के साथ है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर। चलो भाई, तो यहां तक की कहानी जैसे मैंने बोला आपको याद होनी चाहिए। अगले टर्न पर फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।